दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानी है उस लड़के की जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बांटता था और जो बाद में भारत का राष्ट्रपति बना। जिसके पास बचपन में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, वही बड़ा होकर भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाला वैज्ञानिक बना। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उस इंसान की जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दिखाया कि गरीबी कोई बाधा नहीं है अगर आपके पास सपने हो, मेहनत हो और अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून हो। आज से 93 साल पहले तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन भारत को स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया की सुपर पावर बनाएगा। यही बच्चा बड़ा होकर वो इंसान बना जो कहता था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ऐसी और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें रीडर्स चॉइस को। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी जिंदगी की कहानी। 15 अक्टूबर 1931 की सुबह तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में एक तमिल मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक लंबा नाम था, लेकिन ये नाम एक दिन पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक नाव वाले थे। वे हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम करते थे। साथ ही वे स्थायी मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माँ आशियम्मा एक घरेलू महिला थी जो पूरे परिवार की देखभाल करती थीं। कलाम के दादा परदादा कभी धनी व्यापारी और जमींदार हुआ करते थे, लेकिन 1914 में जब पंबन ब्रिज बना तो उनके पारंपरिक नाव के व्यापार का नुकसान हुआ। 1920 के दशक तक परिवार की सारी संपत्ति चली गई थी। जब कलाम पैदा हुए तो परिवार बहुत गरीब था। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके 4 भाई और एक बहन थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि छोटी सी उम्र से ही कलाम को काम करना पड़ता था। जब कलाम सिर्फ 8 साल के थे तो उन्हें अपने पिता की आर्थिक मदद करनी पड़ी। सुबह 4 बजे उठकर वे न्यूज़पेपर बांटते थे। स्कूल जाने से पहले पूरे शहर में न्यूज़पेपर पहुंचाना पड़ता था। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन इसी काम ने कलाम को जिम्मेदारी और मेहनत की अहमियत सिखाई। न्यूज़पेपर बेचने से जो पैसे मिलते थे वे बहुत कम थे, लेकिन उन पैसों से परिवार का थोड़ा सा खर्च चल जाता था। कलाम कहते थे कि इस काम से उन्हें पता चला कि पैसे की अहमियत क्या होती है और मेहनत करने का मतलब क्या होता है। कलाम के घर में किताबों का कोई संग्रह नहीं था, लेकिन उनके पिता जैनुलाब्दीन बहुत बुद्धिमान आदमी थे। वे कलाम को जिंदगी के बारे में अहम बातें सिखाते थे। वे कहते थे कि हर धर्म का सम्मान करो, मेहनत करो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कलाम की शुरुआती पढ़ाई रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। स्कूल उनके घर से काफी दूर था, इसलिए उन्हें रोज पैदल या साइकिल से जाना पड़ता था। कलाम एक औसत दर्जे के छात्र थे। वे किसी विषय में टॉप नहीं करते थे, लेकिन उनके टीचर कहते थे कि वे बहुत मेहनती हैं और सीखने की बहुत इच्छा रखते हैं। गणित उनका पसंदीदा विषय था और वे घंटों गणित के सवाल हल करते रहते थे। बचपन से ही कलाम को उड़ने वाली चीजों से बहुत दिलचस्पी थी। वे आसमान में पक्षियों को उड़ते देखकर सोचते रहते थे कि ये कैसे उड़ते हैं। हवाई जहाज को देखकर वे पागल हो जाते थे। उनका सपना था कि वे एक दिन पायलट बने। कलाम के घर में धार्मिक सद्भावना का माहौल था। उनके पिता इमाम थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। कलाम अक्सर अपने हिंदू दोस्त के साथ मंदिर जाते थे और घर आकर मस्जिद में नमाज भी पढ़ते थे। एक बार कलाम के स्कूल में एक नया टीचर आया। जब उसने देखा कि कलाम एक मुस्लिम लड़का अपने हिंदू दोस्त के साथ बैठा है, तो उसने कलाम से कहा कि वो पीछे जाकर बैठे। ये बात कलाम को बहुत बुरी लगी। जब उन्होंने घर आकर अपने पिता से ये बात कही, तो जैनुलाब्दीन ने स्कूल जाकर उस टीचर से बात की। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर बच्चों से भेदभाव करना गलत है। ये घटना कलाम की जिंदगी पर गहरा असर डालने वाली थी। उन्होंने सीखा कि सभी इंसान बराबर होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
कलाम बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखते थे। उनके एक टीचर सुब्रमण्यम थे जो उन्हें बहुत प्रेरणा देते थे। एक दिन सुब्रमण्यम ने कलाम से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कलाम ने कहा, सर मैं पायलट बनना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम ने कहा, तो फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पायलट बनना आसान काम नहीं है, तुम्हें साइंस और मैथ में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। उस दिन के बाद कलाम ने और मेहनत करनी शुरू की। वे जानते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सपने हैं, और सपने कभी गरीबी नहीं देखते। 1950 में कलाम ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। अब सवाल ये था कि आगे की पढ़ाई कैसे करें। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पिता और भाइयों ने मिलकर तय किया कि कलाम की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की। कॉलेज जाना कलाम के लिए एक नया अनुभव था। यहाँ उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप देखा, लैब में एक्सपेरिमेंट किए। कॉलेज में कलाम के प्रोफेसर थे फादर लासेग्नैक्स। वे कलाम से बहुत खुश थे क्योंकि कलाम हमेशा सवाल पूछते रहते थे। एक दिन फादर ने कलाम से कहा, तुम सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति से भी कुछ सीख सकते हो। 1954 में कलाम ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अब वे तय करना चाहते थे कि आगे क्या करना है। 1955 में कलाम ने एक बड़ा फैसला लिया। वे मद्रास, जो आज के समय में चेन्नई नाम से प्रसिद्ध है, के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। ये वो फील्ड थी जो उड़ान से जुड़ी थी और यही कलाम का सपना था। MIT में पढ़ाई बहुत कठिन थी। यहाँ के प्रोफेसर बहुत सख्त थे। कलाम को अपनी फीस भरने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन वे हार नहीं मानते थे। कभी कभी वे खाना भी छोड़ देते थे ताकि किताबें खरीद सकें। MIT में एक घटना हुई जिसने कलाम की जिंदगी बदल दी। तीसरे साल में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया, एक हवाई जहाज का डिजाइन बनाना। प्रोजेक्ट का समय सीमा 3 दिन था, लेकिन कलाम को लग रहा था कि वे इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के डीन प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कलाम को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, कलाम, अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। ये सुनकर कलाम का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले 3 दिन वे दिन रात काम करते रहे। तीसरे दिन सुबह उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा करके दिया। जब प्रोफेसर स्पॉन्डर ने प्रोजेक्ट देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम से कहा, मैं तुम्हें दबाव में डाल रहा था ताकि तुम अपनी असली क्षमता दिखा सको, और तुमने कर दिखाया। इस घटना से कलाम को पता चला कि दबाव और मुश्किल वक्त में इंसान कितना अच्छा काम कर सकता है। 1960 में कलाम ने MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। अब वे अपना बचपन का सपना पूरा करना चाहते थे, इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना। कलाम ने एयरफोर्स के लिए टेस्ट दिया। उन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। वे 90 नंबर पर आए थे, लेकिन सिर्फ 8 सीटें खाली थीं। ये कलाम के लिए बहुत बड़ा झटका था। बचपन से जिस सपने को लेकर वो जी रहे थे वो टूट गया था। कुछ दिन वे बहुत दुखी रहे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद भगवान की कोई और मर्जी है। उन्होंने तय किया कि वे किसी और तरीके से अपने देश की सेवा करेंगे। 1958 में कलाम को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी मिल गई। ये उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। पहली बार वे एक सरकारी नौकरी में थे और अपने देश के लिए काम कर रहे थे। DRDO में कलाम को हावरक्राफ्ट बनाने का मौका मिला। हावरक्राफ्ट एक ऐसा वाहन होता है जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकता है, लेकिन कलाम को ये काम दिलचस्प नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था कि ये उनके लिए सही काम नहीं है। कलाम का मन हमेशा रॉकेट और मिसाइल बनाने में लगता था। वे चाहते थे कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन उस समय भारत में स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल शुरुआती दौर में था। 1962 में कलाम की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उनकी मुलाकात डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। साराभाई उस समय इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के हेड थे। साराभाई ने कलाम को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा, कलाम, भारत को अपने खुद के रॉकेट और सैटेलाइट बनाने होंगे। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगे? कलाम के लिए ये सपना सच होने जैसा था।
उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। 1969 में कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ज्वाइन कर गए। ये उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। इसरो में उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। SLV-3 एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसका मकसद था भारत का अपना रॉकेट बनाना जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। अगर ये सफल हो जाता तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाता जिनकी अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी है। कलाम को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देते समय उनके सीनियर्स ने कहा था, ये काम बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि ये कामयाब ना हो। लेकिन कलाम ने जवाब दिया, सर मैं अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगा दूंगा। इसरो में कलाम ने सीखा कि बड़े प्रोजेक्ट्स में टीम वर्क कितना जरूरी होता है। SLV-3 पर सैकड़ों इंजीनियर और साइंटिस्ट काम कर रहे थे। कलाम को सबको एक साथ लेकर चलना था। कलाम का स्टाइल बहुत अलग था। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे। अगर कोई गलती होती तो वे समझते थे। वे हमेशा अपनी टीम के साथ बैठकर खाना खाते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। एक बार एक जूनियर इंजीनियर ने बहुत बड़ी गलती की जिससे प्रोजेक्ट में देरी हो गई। सबको लगा कि कलाम उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन कलाम ने सिर्फ इतना कहा, गलती हो गई है, अब देखते हैं कि इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। इस वजह से कलाम की टीम उनसे बहुत प्यार करती थी और सभी उनके लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार थे। 10 अगस्त 1989 का दिन कलाम की जिंदगी में बहुत अहम था। इस दिन SLV-3 का पहला टेस्ट होना था। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च किया जाना था। कलाम और उनकी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी। अगर ये टेस्ट सफल हो जाता तो भारत का नाम दुनिया के स्पेस पावर देशों में शामिल हो जाता। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। लॉन्च के 317 सेकंड बाद रॉकेट का कंट्रोल खराब हो गया और वो समुद्र में गिर गया। टेस्ट असफल हो गया था। पूरी टीम दुखी थी। कई साल की मेहनत बेकार हो गई थी। लेकिन कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, असफलता से हमें सीख मिलती है। हम देखेंगे कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर करेंगे। 18 जुलाई 1980 की सुबह फिर से श्रीहरिकोटा में SLV-3 को लॉन्च करने की तैयारी हुई। इस बार रॉकेट में रोहिणी सैटेलाइट लगाया गया था। अगर ये सफल हो जाता तो भारत अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाला बन जाता। लॉन्च से पहले कलाम ने अपनी टीम से कहा, आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे रॉकेट लॉन्च हुआ। इस बार सब कुछ परफेक्ट चला। रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया और रोहिणी सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया। जब ये खबर मिली कि मिशन सफल हो गया है तो पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। कलाम खुशी से रो पड़े। उन्होंने अपनी टीम को गले लगाया और कहा, आज भारत स्पेस क्लब का मेंबर बन गया है। इस सफलता की वजह से कलाम का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वे जानते थे कि अभी और भी बहुत काम करना है। SLV-3 की सफलता के बाद कलाम पहली बार मीडिया में नजर आए। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी और उन्हें रॉकेट मैन कहा जाने लगा। लेकिन कलाम को ये फेम पसंद नहीं था। वे हमेशा कहते थे, ये सफलता अकेली मेरी नहीं है, ये पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। वे हमेशा अपनी टीम का क्रेडिट देते थे। एक इंटरव्यू में पूछा गया, कलाम साहब, अब आपका अगला टारगेट क्या है? कलाम ने कहा, अब हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना है। भारत को अपनी रक्षा के लिए अपनी मिसाइल चाहिए। 1980 में SLV-3 की सफलता के बाद कलाम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें वापस DRDO भेजा गया और भारत के मिसाइल प्रोग्राम का हेड बनाया गया। इस बार उनका काम था भारत के लिए अत्याधुनिक मिसाइलें बनाना। उस समय भारत की रक्षा व्यवस्था मुख्यतः दूसरे देशों से आने वाले हथियारों पर निर्भर थी। पाकिस्तान और चीन दोनों अपनी मिसाइली टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे थे। भारत को भी अपनी मिसाइल बनाना जरूरी था। कलाम को ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने SLV-3 में साबित कर दिया था कि वे रॉकेट टेक्नोलॉजी को समझते हैं और रॉकेट और मिसाइल की टेक्नोलॉजी में काफी समानताएं होती हैं। 1983 में कलाम ने एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। इस प्रोग्राम का मकसद था एक साथ 5 अलग अलग तरह की मिसाइलें बनाना। पहली, अग्नि, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी, पृथ्वी, कम दूरी की सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तीसरी, आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल। चौथी, त्रिशूल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल।
पांचवी नाग एंटी टैंक मिसाइल। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके लिए देश भर के कई संस्थानों को शामिल करना पड़ा। कलाम को इन सबको कोऑर्डिनेट करना था। मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। कई मंत्री इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इतना पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम का साथ दिया। उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करके मिसाइल प्रोग्राम के लिए फंड अप्रूव किया। एक मीटिंग में इंदिरा गांधी ने कहा था, कलाम तुम अपना काम करो, पैसे की चिंता मत करो, भारत को अपनी रक्षा के लिए अपनी मिसाइल चाहिए। कलाम हमेशा कहते थे कि अगर इंदिरा गांधी का सपोर्ट नहीं मिला होता तो भारत का मिसाइल प्रोग्राम शुरू ही नहीं हो पाता। 1988 में अग्नि मिसाइल का पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अग्नि 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। 1988 में ही पृथ्वी मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये 150 किलोमीटर तक मार कर सकती थी और बहुत एक्यूरेट थी। इन सफलताओं के बाद कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन कलाम हमेशा कहते थे, मैं अकेला मिसाइल मैन नहीं हूँ, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत से ही ये मिसाइल बन पाई है। कलाम का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भारत में ही मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की। पश्चिम देश भारत को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं थे। कलाम ने देश के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनीज को शामिल करके एक नेटवर्क बनाया। इससे भारत में ही सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। वे हमेशा कहते थे, हमें किसी से मांगना नहीं है, हमें अपनी मेहनत से अपनी टेक्नोलॉजी बनाना है। 1992 में कलाम को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार, साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब वे भारत की पूरी रक्षा टेक्नोलॉजी के हेड थे। इस पोजीशन में कलाम की जिम्मेदारी सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं थी, उन्हें भारत की पूरी रक्षा कैपेबिलिटी को बढ़ाना था, मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक। 1990 के दशक में भारत के चारों ओर की स्थिति बदल रही थी। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से डेवलप कर रहा था। चीन पहले से ही न्यूक्लियर पावर था। भारत को भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने साबित करना जरूरी था। 1995 के बाद से कलाम एक बहुत ही गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, भारत का न्यूक्लियर टेस्ट। इस ऑपरेशन का कोड नेम था शक्ति। ये प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। कलाम को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर ये प्लान बनाना था। राजस्थान के पोखरण में ये टेस्ट होना था। कलाम और उनकी टीम ने महीनों तक इसकी तैयारी की। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये काम इतनी गुप्तता से करना था कि अमेरिका के सैटेलाइट्स को भी पता न चले। 11 मई 1998 की सुबह 3:45 बजे पोखरण में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। इसके साथ साथ 2 और टेस्ट भी हुए। 13 मई को 2 और टेस्ट हुए। कुल मिलाकर 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो पूरी जमीन हिल गई। एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड आसमान में दिखा। कलाम और उनकी टीम समझ गई कि टेस्ट सक्सेसफुल है। कलाम ने तुरंत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और कहा, सर, हमने कर दिखाया, भारत अब न्यूक्लियर पावर है। वाजपेयी जी ने जवाब दिया, कलाम, तुमने देश का नाम रोशन किया है। पोखरण 2 के बाद दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों ने भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत की जनता बहुत खुश थी। कलाम रातों रात नेशनल हीरो बन गए। उन्हें भारत का न्यूक्लियर मैन कहा जाने लगा। लेकिन कलाम का कहना था, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पसेस के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम ने कहा, भारत ने ये टेस्ट अपनी सुरक्षा के लिए किया है। हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए तैयार भी रहना चाहते हैं। पोखरण की सफलता के बाद कलाम ने एक और महत्वाकांक्षी योजना बनाई, टेक्नोलॉजी विजन 2020। इस विजन का मकसद था 2020 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। कलाम ने कहा कि भारत के पास सब कुछ है, टैलेंटेड यूथ, नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोक्रेसी, बस जरूरत है सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। टेक्नोलॉजी विजन 2020 में 5 मुख्य एरियाज थे। पहला, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरा, एजुकेशन और हेल्थ केयर। चौथा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 5वां, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। कलाम का कहना था कि अगर भारत इन 5 क्षेत्रों में अच्छा काम करे
तो 2020 तक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। 2002 में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। एनडीए सरकार ने एक अनूठा फैसला लिया। उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया। ये एक सरप्राइजिंग चॉइस थी क्योंकि कलाम का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये चॉइस बहुत समझदारी की थी। कलाम पूरे देश में रिस्पेक्टेड थे। ऑपोजिशन पार्टीज भी उनका विरोध नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उन सभी को पता था कि कलाम देश के लिए कितना अच्छा काम कर चुके हैं। चुनाव में कलाम को भारी बहुमत से जीत मिली। समाजवादी पार्टी और कुछ कांग्रेस लीडर्स ने भी उनका समर्थन किया था। 25 जुलाई 2002 को कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। पहली बार कोई साइंटिस्ट राष्ट्रपति बना था। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वे राष्ट्रपति भवन को एक कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते थे। कलाम ने राष्ट्रपति भवन में कई चेंजेस किए। उन्होंने एक रिसर्च लैब बनवाई, स्टूडेंट्स के लिए विजिट ऑर्गेनाइज करवाई, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को इनवाइट करते रहते थे, हर महीने यूथ के साथ इंटरेक्शन करते थे। कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाने लगा क्योंकि वे आम लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स के बहुत करीब थे। वे हमेशा कहते थे, राष्ट्रपति भवन जनता का घर है, मेरा नहीं। राष्ट्रपति के रूप में कलाम का सबसे प्रिय काम था बच्चों और युवाओं के साथ बातचीत करना। वे नियमित रूप से स्कूल्स और कॉलेजेस जाते थे। कलाम हमेशा बच्चों से कहते थे, सपने देखो, बड़े सपने देखो, फेल्योर को अपना टीचर बनाओ, मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अपने देश से प्यार करो। बच्चे कलाम को बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें कलाम अंकल कहकर बुलाते थे। कलाम भी बच्चों के क्वेश्चंस का बहुत धैर्य से जवाब देते थे। राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने अपने विजन 2020 को लेकर पूरे देश में अवेयरनेस बढ़ाई। वे कहते थे कि भारत में सब कुछ है, बस जरूरत है सही दिशा में काम करने की। कलाम ने PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब था गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं देना ताकि लोगों का शहरों की तरफ माइग्रेशन कम हो। राष्ट्रपति रहते हुए भी कलाम अपनी साइंटिफिक वर्क जारी रखते थे। उन्होंने डॉक्टर सोमू राजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट डेवलप किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया। ये स्टेंट बहुत सस्ता था ताकि गरीब लोग भी हार्ट की बीमारी का इलाज करा सकें। कलाम का कहना था कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए, सिर्फ अमीरों को नहीं। 2007 में कलाम का राष्ट्रपति का टर्म पूरा हो गया था। उन्होंने दूसरे टर्म के लिए कॉन्टेस्ट नहीं किया। उनका कहना था कि वे वापस टीचिंग और रिसर्च के काम में लौटना चाहते हैं। 25 जुलाई 2007 को जब कलाम ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो पूरे स्टाफ की आंखों में आंसू थे। 5 साल में वे सबके कलाम साहब बन गए थे। राष्ट्रपति पद छोड़ते समय कलाम ने कहा, मैं वापस वहीं जा रहा हूं जहां से आया था, स्टूडेंट्स के बीच। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम ने अपनी जिंदगी का सबसे प्रिय काम शुरू किया, यानी टीचिंग। वे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर बने। कलाम ने कहा था, मैं जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहा हूं और एक टीचर भी। अब मैं सिर्फ टीचिंग पे फोकस करना चाहता हूं। वे इन इंस्टीट्यूट से जुड़े, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIT इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। जहां भी कलाम टीचिंग के लिए जाते वहां स्टूडेंट्स की भीड़ लग जाती। उनके लेक्चर्स हमेशा हाउसफुल होते थे। स्टूडेंट्स घंटों लाइन में खड़े रहते थे सिर्फ कलाम को सुनने के लिए। कलाम का टीचिंग स्टाइल बहुत अलग था। वे सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देते थे बल्कि लाइफ लेसन्स भी देते थे। वे हमेशा कहते थे, तुम सबके अंदर साइंटिस्ट बनने की कैपेबिलिटी है, बस जरूरत है क्यूरियोसिटी और हार्डवर्क की। राष्ट्रपति के बाद कलाम ने कई इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो बेस्ट सेलर भी बनी, इग्नाइटेड माइंड्स, युवाओं के लिए मोटिवेशनल, इंडिया 2020, भारत के विकास की रूपरेखा, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, पर्सनल डेवलपमेंट पर, टर्निंग पॉइंट्स, जिंदगी के अहम पल। इन बुक्स में कलाम ने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। वे हमेशा कहते थे, अगर मेरी कहानी से किसी एक बच्चे को भी इंस्पिरेशन मिले तो मेरा लिखना सफल है। कलाम के कुछ फेमस कोट्स जो आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो
तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ मैसेज मिलेगा। फेलियर की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सक्सेस के लिए आइडियाज मिलेंगे। 80 साल की उम्र में भी कलाम का एंथुजियाज्म कम नहीं था। वे हमेशा पॉजिटिव रहते थे और युवाओं को एनकरेज करते रहते थे। एक इंटरव्यू में पूछा गया, कलाम साहब आपकी उम्र 80 की हो गई है, अब आप आराम क्यों नहीं करते? कलाम ने जवाब दिया, काम करना ही मेरा आराम है। स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताना मुझे एनर्जी देता है। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक काम करूंगा। 27 जुलाई 2015 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दुखद दिन के रूप में याद रहेगा। इस दिन कलाम IIM शिलोंग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर एक लेक्चर देने गए थे। सुबह से कलाम बहुत एक्साइटेड थे। वे हमेशा की तरह अपना ट्रेडमार्क सूट पहने हुए थे। स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कलाम सर का लेक्चर सुनने को मिल रहा था। सुबह गुवाहाटी एयरपोर्ट से कलाम ने अपनी लास्ट ट्वीट किया था, गोइंग टू शिलोंग टू टेक कोर्स ऑन लिवेबल प्लैनेट अर्थ एट IIM। शाम को लगभग 6:30 बजे कलाम ने अपना लेक्चर शुरू किया। हॉल पूरा भरा हुआ था। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कलाम ने अभी सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस बोले थे कि अचानक से वो गिर पड़े। एक स्टूडेंट ने बताया, सर ने कहा था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, और अचानक वे गिर गए। हमें लगा कि शायद कुछ माइनर प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर ने तुरंत कलाम को बैथनी हॉस्पिटल पहुंचाया। एम्बुलेंस के पीछे पीछे कई स्टूडेंट्स भी गए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स ने कलाम को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैसिव कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो चुकी थी। वे 83 साल के थे। जब ये खबर मिली कि कलाम सर नहीं रहे तो IIM शिलोंग के स्टूडेंट्स रो पड़े। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने उस रात खाना नहीं खाया और सो भी नहीं पाए। एक स्टूडेंट ने कहा, हमारे सीनियर्स ने बताया था कि कलाम सर के साथ इंटरैक्ट करना कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें पूरा लेक्चर सुनने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही कलाम के निधन की खबर फैली, पूरा देश शोक में डूब गया। कलाम का शव शिलोंग से दिल्ली और फिर रामेश्वरम ले जाया गया। वे जहां पैदा हुए थे वहीं उन्हें दफनाया जाना था। रामेश्वरम में हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। 30 जुलाई 2015 को कलाम को मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफनाया गया। जिस जगह वे दफनाए गए वहां अब एक मेमोरियल बना है, जहां रोज हजारों लोग आते हैं। कलाम की मौत के बाद पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कई स्टेट्स ने अनाउंस किया कि वे स्कूल्स में कलाम के लाइफ पर चैप्टर पढ़ाएंगे। आज भी जब कोई बच्चा साइंटिस्ट बनने का सपना देखता है तो सबसे पहले डॉक्टर कलाम का नाम आता है। वे फिजिकली नहीं रहे, लेकिन उनके आइडियाज और इंस्पिरेशंस आज भी लाखों युवाओं को गाइड कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है, मेहनत करता है और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। कलाम ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई बाधा नहीं है। न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का राष्ट्रपति बन सकता है। एक छोटे से शहर का बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके पास सपने हैं, मेहनत करने की इच्छा है, अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून है, तो आप भी कलाम बन सकते हैं। जरूरत है सिर्फ शुरुआत करने की। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी जीवनी। रामेश्वरम के एक गरीब लड़के से भारत के राष्ट्रपति तक का सफर। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्ची मेहनत और देश प्रेम से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।